सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आज हमसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर जगत शाह जी। तो सबसे पहले मैं जगत शाह जी का थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। डॉक्टर जगत शाह जी मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं और इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में पीएचडी किया हुआ है और ये अभी ग्लोबल नेटवर्क इंस्टीट्यूट के भी डायरेक्टर हैं और स्मार्ट विलेज जो स्कीम है इसके भी मेंटर हैं और पिछले करीब 20 सालों से लगभग 21 सालों से ये व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और समाज सेवा में भी एक्टिव हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि इनकी 2 पुस्तकें आ गई हैं। तो इन दोनों पुस्तक आज का जो हमारा मुख्य बात है, ये जो सर की दो पुस्तकें आई हैं और जो लॉकडाउन हुआ है, तो इन 2 पुस्तकों, इनकी जो 2 पुस्तकें हैं, इनके आधार पर हम सर से बातचीत करेंगे और इस लॉकडाउन में जो सर की पुस्तक आई है इस पर हम जानना चाहेंगे कि सर के क्या उद्देश्य थे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विवेक। इनफैक्ट आप शुरू करें उसके पहले मैं सब लोगों को बता दूं कि विवेक जो हैं मेरे जानने वाले हैं पुराने, और ये एक प्रोफेसर हैं चाइना यूनिवर्सिटी में गुआंगझो में, जो हिंदी पढ़ाते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चाइना में हिंदी पढ़ाते हैं, तो उसकी भी बात बीच में करेंगे विवेक। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा पहला प्रश्न है, सबसे पहले तो आपको नई प्रकाशित पुस्तकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे पहले यह जानना चाहूंगा कि जो आपकी पुस्तक है शब्दों की जिम्मेदारी, तो इस पुस्तक के बारे में आपने कब और कैसे सोचा? ऐसा है कि मेरे को काफ़ी सालों से मुझे मैसेजेस आते थे काफ़ी, और उनको मैं, जो मुझे अच्छे लगते थे उनको मैं सेव करता था, ज़्यादा कुछ नहीं करता था। फिर उसके बाद मैंने कई कुछ मैसेजेस शेयर करने शुरू किए, तो लोगों को बड़े पसंद आए। तो फिर मैं भी बहुत पहले लिखता था, लेकिन फिर बीच में बंद कर दिया था। तो फिर उन मैसेजेस को पढ़ के मैंने थोड़े थोड़े उन मैसेजेस में बदलाव करना शुरू किया। कभी कभी क्या है कि मैसेज अच्छा था लेकिन उसका मीनिंग नेगेटिव निकलता था, तो मैंने उसको थोड़ी पॉजिटिविटी में बदला अपनी लैंग्वेज में और लोगों से शेयर किया, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा। और फिर बीच में 3-4-5 दिन नहीं भेजता था तो लोग लिखने लग गए कि भाई क्यों नहीं भेज रहे हो, ठीक है। तो फिर और फिर उसके बाद मैं खुद ही लिखने लगा कई। तो वो जब मेरे पास काफ़ी सारे, बहुत सालों से बहुत सारे इकट्ठा हुए, तो फिर मुझे एक्चुअली मेरे ही एक क्लाइंट हैं, उन्होंने बोला, क्योंकि मैं काफ़ी सारे प्रोग्रामों में बोला करता था ये छोटी छोटी कविताएं, जो बड़े वो बिजनेस के प्रोग्राम होते थे बट थोड़ा एक माहौल बनाने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका एक किताब लिखो। तो फिर तो बस वो उस वजह से उसकी हमने ये किताब लिखी ही। और तो बेसिकली वो किताब जो है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सब उसमें मेरी हैं लिखी हुई, क्योंकि काफ़ी सारे जो मुझे अच्छे लगते थे वो भी हैं उसमें, काफ़ी जो मैंने बदले वो भी हैं, और काफ़ी सारे मेरे खुद के भी हैं। तो मिश्रण है तीनों का। सर दूसरा प्रश्न है मेरा कि आपकी मातृभाषा गुजराती है, परंतु आपने अपनी पहली पुस्तक के लिए हिंदी भाषा को चुना है। मैं यहाँ क्यों शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा कि आपने हिंदी में क्यों लिखा, क्योंकि हिंदी भाषा के जो सबसे बड़े प्रचारक हमारे महात्मा गांधी जी थे, उनकी भी मातृभाषा गुजराती थी। वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी यूएन में हिंदी में बोलते हैं, उनकी भी मातृभाषा गुजराती है। भाषाई विभिन्नता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। फिर भी आपने अपनी पहली पुस्तक हिंदी भाषा में प्रकाशित की, इसके पीछे सर आपका क्या विचार था? नहीं, ये बड़ा अच्छी आपने एक बात रखी। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं भले गुजराती हूँ, मैं जन्मा अहमदाबाद में, लेकिन 6 महीने में ही मेरे पिताजी जो थे वो कलकत्ता में काम करते थे। वो पूरे देश में काम करते थे, अलग अलग जगह पे आर्मी के सारे प्रोजेक्ट्स करते थे। तो उस समय हम कलकत्ता चले गए और मेरा बचपन वहाँ कलकत्ता में गुजरा। और
तो वहाँ पे कलकत्ता में मैं जो स्कूल में पढ़ता था वहाँ कंपलसरी थी बंगाली और हिंदी दोनों, तो बंगाली भी सीखी और हिंदी भी सीखी। जी जी। और उसके बाद फिर वहाँ मध्य प्रदेश में तब तब कोरबा करके जो बिलासपुर के पास, वो मध्य प्रदेश में हुआ करता था, अब छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद हम कोरबा गए, तो कोरबा में भी जो हम स्कूल में गए वहाँ भी हिंदी कंपलसरी थी, तो हिंदी पढ़ी हमने। फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली काफ़ी 16 साल में रहा, मेरी स्कूल कॉलेज दिल्ली में की। तो वहाँ पे भी जो सरदार पटेल विद्यालय है वहाँ मैं पढ़ा। अब वो तो बड़ा कल्चर्ड और बड़ा, मतलब बड़ा कल्चर के लिए नाम माना जाता है आज तक। वहाँ भी हिंदी का बहुत प्रचलन था। और मेरे जितने दोस्त थे, क्योंकि दिल्ली में पढ़े और बड़े हुए, तो दिल्ली में तो पूरे भारत के लोग आते हैं, राइट। तो वहाँ पे सब हिंदी कॉमन भाषा हो जाती है, तो हिंदी में ही बात करते थे। तो एक हिंदी का पूरा फ्रेंड सर्कल था, और हिंदी ही एक तरह से पहली भाषा बन गई। हालांकि हम घर में उस समय गुजराती ही बोलते थे, जी कलकत्ता में भी, कोरबा में भी और दिल्ली में भी घर में गुजराती बोलते थे। लेकिन जैसे घर से बाहर जाते थे वैसे हिंदी। तो वो बैकग्राउंड है कि हिंदी का मेरा प्यार और हिंदी का लगन, और हिंदी में मैं एक्चुअली हिंदी में एक्सप्रेस ज़्यादा अच्छा कर पाता हूँ। ये शायद मेरा स्कूल और कॉलेज के जो मेरे दिन थे उसका इम्पैक्ट है कि हिंदी लैंग्वेज में मेरा एक्सप्रेशन ज़्यादा बेहतर है। जी। सर ये कारण है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपने हिंदी को जिया ज्यादा है। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल, जी, ऐसा ही है। ये भी यहाँ एब्सोल्युटली। महत्वपूर्ण है कि आप कितने लोग हिंदी में हैं और कितने लोगों में हिंदी है। तो आपने हिंदी ज्यादा है, हिंदी हाँ को जिया है। हाँ, और इनफैक्ट 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 आगे बढ़ते हुए एक बात करूँ, फिर उसके बाद मैं अहमदाबाद आया, जी और अहमदाबाद रहता हूँ मैं गुजरात में। तो यहाँ आने के बाद हिंदी का बहुत कम हो गया बोलने का, क्योंकि यहाँ तो गुजराती है सब, और अंग्रेजी भी। मेरा जो काम है, मेरा इंटरनेशनल बिजनेस का काम जी। है, उसमें तो अंग्रेजी होती है। तो मेरे को एक्चुअली उसकी वजह से और लगाव हो गया हिंदी से, मैं और जी जुड़ गया हिंदी से, क्योंकि वो मैं मिस करने लगा। जी तो मेरा जो एकेडमिक इंटरेस्ट था हिंदी का, वो बढ़ गया एक्चुअली गुजरात आने के बाद, जी। क्योंकि सर इवन मैं तो देख रहा हूँ, बोलना कम हो। जी सर मैं देख रहा हूँ कि जो पिछला 20 साल का आपका कैरियर है, तो आपका तो विदेश यात्रा हाँ ज्यादा है, व्यापार क्षेत्र में आपकी ज्यादा है, तो इसमें तो बहुत कम समय मिलता होगा हिंदी के प्रयोग के लिए। लेकिन फिर भी आपने हिंदी को छोड़ा नहीं, सबको हिंदी को साथ लेकर चलते हुए और हिंदी का अपने पहली पुस्तक भी लिखा। तो सर अब हम इनफैक्ट जैसे विजय जी यहाँ हैं, विजय पोडर अभी हैं जी हमारे साथ हैं। तो वो हम जैसे विदेश यात्रा में जाते थे तो मैं डेलीगेशन लेके जाता था। तो जी। अब जैसे विजय भाई हैं वो हिंदी बोलते हैं, तो उनके साथ डेलीगेशन के दरमियान हिंदी बोलते थे, है ना। जी तो सर ये तो बहुत बात हुई। भले वो विदेशी लोगों के साथ फिर उनकी भाषा बोलते थे। बोलते हैं सर, ये तो बहुत अच्छी बात हुई सर, हाँ और हिंदी के लिए। सर तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ, आपका आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, सर जरूर। जी सर, मेरा तीसरा प्रश्न है कि जैसा कि आपकी पुस्तक शब्दों की जिम्मेदारी में वाणी की महत्ता पर बहुत विस्तार से बताया गया है। भारतीय परंपरा में भी शब्द को ब्रह्म कहा गया है। 2020 को कोरोना वर्ष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारी सरकार ने लॉकडाउन लागू किया, जिसका सकारात्मक परिणाम भी दिखा। लेकिन इस लॉकडाउन में लोग कंक्रीट के बारे में कैद से हो गए, जिसका सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव सामान्य जनमानस के मनोमस्तिष्क पर पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में आपकी पुस्तक शब्दों की जिम्मेदारी की महत्ता एवं उपयोगिता क्या हो सकती है? नहीं, ये बहुत अच्छी आपने इसका बैकग्राउंड बताया आपने कोरोना का। तो कोरोना जब चालू हुआ तो एक हफ्ता मुझे भी लगा कि भाई ये तो अब धीरे कुछ हो जाएगा, इसका कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आराम करते रहे, कि बहुत काम करते थे, इतने सालों से इतना काम किया, इतना ट्रेवल करते थे, तो घर में आराम किया, कुछ नहीं किया 6-7 दिन। फिर उसके बाद लगने लगा कि नहीं, ये तो बड़ा लंबा चलने वाला है। और फिर मेंटली मैं खुद भी डिस्टर्ब होने लगा कि ये तो अनसर्टेनिटी हो गई, है ना। तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग इसी सोच में होंगे ना, बहुत जी सारे बहुत लोगों सारे की जी। यही सोच होगी जो मेरी हो है। हालांकि मैं तो बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर अगर ये बात आ गई सोच, तो फिर सभी में आती होगी। तो मुझे लगा कि क्योंकि अब बहुत जरूरी है कि जो मेंटल अभी, देखिए कोरोना जो है ना वो फिजिकल तो है ही, लेकिन मेंटल भी है। क्योंकि जी मेंटल सिकनेस, मेंटल फियर, मेंटल एंजाइटी एंजाइटी ये सब चीजें जो है वो
वो उसको बढ़ाती है एक्चुअली, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ बीमारी तो हमारे शरीर में है ही, आजकल जिस तरह का हम लोग खाना खाते हैं वगैरह, तो उससे वो दूसरे सब डिसऑर्डर बढ़ते हैं। तो वो, और आप देखो कि शरीर और मानसिकता का तो मतलब बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मैंने सोचा कि लोगों को पॉजिटिविटी कैसे दी जाए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मैंने फिर उसको लोगों को बोलना शुरू किया, क्योंकि ये मेरी जो शब्दों की जिम्मेदारी की जो पुस्तक है वो इस तरह की पुस्तक है कि मैं सब लोगों को बोलता हूँ जब भी मैं कोई पब्लिक गैदरिंग में जाता हूँ कि आप, इस पुस्तक में 112 पन्ने हैं, ठीक है, 800 से ज्यादा छोटी छोटी 4 लाइन 5 लाइन की कविताएं, क्योंकि लोग बहुत लंबा पढ़ना नहीं पसंद करते, छोटी छोटी। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ आप कोई भी पन्ना खोलिए और उसमें से कोई भी एक पढ़िए, और आपको यही लगेगा कि ये आप ही के लिए लिखी गई है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, आपके अंदर एकदम पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। तो मैंने बोला जब ये चीज उस किताब के अंदर है ही, तो क्यों नहीं इसको प्रमोट किया जाए, क्योंकि तब तक मैंने क्या छाप के रखी थी, बल्कि क्योंकि मैं प्रमोट नहीं कर रहा था इतना, ठीक है। फिर आपने उस समय फिर अमेजन में डाल दी, क्योंकि अब लोग घर पे हैं, तो और फिर काफी सारा उसको लोगों ने हमने सर्कुलेट करके मैसेजिंग भी किया कि ये बड़ी अच्छी है, आप लोग पढ़े हैं। तो इस हिसाब से एक सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाने के लिए, और मैंने उसमें ये भी बात एक रखी है कि, और मैं सबको बोलता था कि आप सुबह जब उठते हैं और चाय पीते हैं, चाय जहां पे भी आप बैठ के चाय पीते हैं उस जगह पे ये किताब को रखिए, क्योंकि या तो चाय पीने के पहले या चाय पीते पीते या इमीडिएटली बाद में अगर आप पढ़ेंगे, और एक ही पढ़िए, कोई जरूरी नहीं कि आप 5 पढ़ें, वो तो आपके ऊपर है, लेकिन आपके में एकदम पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिविटी सुबह से। तो ये एक बहुत बड़ी इस इसके अंदर का ये एक फैक्टर है किताब में। और आपके पास एक कॉपी अगर अभी है ना, आपके पास एक कॉपी, जी सर, निश्चित है। आप जरा खोलिए, कोई भी पन्ना खोलिए, आप देखे बगैर कोई भी पन्ना खोलिए, कोई भी, हाँ, और कोई भी एक पढ़िए। जी सर, मेरे हिस्से आया शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द ही मरहम। बहुत अच्छा लाइन है सर। सर मैं एक और पढ़ूंगा। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, मन होना चाहिए। बिल्कुल सर बहुत अच्छी। तो अब क्या है, जैसे जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं घर में, कम बात करते हैं, तो ये पढ़ने के बाद कई लोगों ने मुझे लिखा कि अरे यार ये पढ़ के तुमने बहुत बात की है ना। मुझे रोज डेली 4 से 5 ऐसे मैसेज आते हैं कि आज मैंने तुम्हारा ये वाली कविता पढ़ी और इससे ये हुआ जी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि सर चलो कुछ लोगों की एक क्षण भी खुशी के दिए तो बड़ा अच्छा है। सर मैं एक साझा करना चाहूंगा। मैंने यह पुस्तक खरीदी तो मैंने अपने पिताजी को दिखाया। हाँ, तो पिताजी मेरे संस्कृत के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने यह अच्छा, किताब पढ़कर उन्हें बहुत पसंद था। वो बोले कि देखो, हमारे पास 2 रामायण है, एक वाल्मीकि जी की रामायण है और एक तुलसीदास जी की रामचरितमानस है। दोनों में अंतर क्या है कि जो रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत सभी लोग नहीं पढ़ पाते, लेकिन तुलसीदास जी के ज्यादा प्रसिद्ध होने का कारण है कि उन्होंने लोक भाषा में लिखा, सामान्य लोगों की भाषा में लिखा। तो ये जो किताब लिखा है डॉक्टर शाह जी ने, इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये सब कोई भी समझ जाएगा। मतलब लोगों की बोलचाल की भाषा है, लोगों की भाषा है, आसानी से समझने में बहुत सरलता से समझा जा सकता है। इसलिए इस तरह का किताब लिखने की उपयोगिता ज्यादा है और यह ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। बिल्कुल जी सर, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहूंगा। हाँ जी जी सर, आपकी एक और पुस्तक प्रकाशित हुई है जिस जो कोरोना पे है कि सर उस कोरोना से संबंधित है। सर उस पुस्तक के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। हाँ, वो पुस्तक का ये है, उसको मैंने नाम दिया है जब पूरा जगत कैद में था। जगत कैद में था जी। जब पूरा जगत कैद में था, तो मेरे नाम के ऊपर ही, क्योंकि मैं कैद में था, इस तरह से देखा जाए, घर पे ही थे सब लोग। और ये भी मैंने 1 हफ्ते बाद लिखना शुरू किया। क्या हुआ कि वही जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे लगा कि मेरे अंदर खुद एंजाइटी, फियर ये सब आने लगा, तो सभी में ऐसा होता होगा, क्योंकि रोजगार है सबके नौकरियां हैं, तो
मैंने कहा मुझे हर रोज कुछ ऐसा, सबसे पहले तो दिन भर खुद कार्य करना चाहिए जो पॉजिटिव हो, ताकि जी मेरे अंदर भी एनर्जी, और लोगों को वही चीज दूसरों को शेयर करनी चाहिए। तो मैंने फिर एक सीरीज चालू की जिसका नाम है लॉकडाउन टिप्स। लॉकडाउन जी टिप्स, तो वो लॉकडाउन टिप नंबर 1 तो 7वें दिन से मैंने चालू किया कि, और फिर उसको जी सीरीज बना दी लॉकडाउन टिप नंबर 2, नंबर 3। उसमें 2 कंपोनेंट रखे, एक मैं सुबह भेजता था पर्सनल लाइफ के ऊपर कि भाई जी लॉकडाउन टिप नंबर 1 फॉर पर्सनल लाइफ, कि भाई आप घर में गार्डन बनाओ, कि आप घर में ऑर्गेनिक का छोटा छोटा खेती करो, भले बालकनी हो आपके पास, कुछ भी हो, ऐसे अलग अलग चीजें लिखता था। और एक मैं लिखता था कि बिजनेस के रिलेटेड या नौकरी के रिलेटेड, कि जी घर में बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, आपका क्या बिजनेस, कुछ भी बिजनेस हो, तो एक बिजनेस या व्यापार या नौकरी के रिलेटेड, और एक पर्सनल लाइफ के रिलेटेड। तो जी वो दोनों पॉजिटिव मैसेजेस थे। तो लोगों को, मुझे भी वो लिखने के टाइम पे मुझे भी यही होता था कि मैं खुद करूं, तो मैंने जी ऑर्गेनिक का फार्मिंग चालू किया घर के अंदर ही। और जो कुछ भी मुझे लगा कि अब जैसे किचन वेस्ट हम लोग करते हैं, तो किचन वेस्ट में से एनर्जी बनाने का मैंने बोला कि कर सकते हैं, जी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हर रोज की मेरी एक लॉकडाउन टिप होती थी, 2 होती थी, और उसमें मैं ये 2 चीजें लिखने लगा, और उससे भी बहुत लोगों के प्रश्न आने लगे। और जी तो वो ये जो है उसका संग्रह है। और उसके अंदर ये हुआ, फिर लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि आप तो लिख के भेज रहे हो, लेकिन अब आप वीडियो इंटरेक्शन चालू करो। तो जी फिर हम लोग तो मेरे बिजनेस के अंदर सेमिनार किया करते थे बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस के, तो हमने एक वाइब्रेंट डिनर, क्योंकि हम ये वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट गोवा ये सब करते थे, तो हमने एक वाइब्रेंट डिनर करके चालू कर दिया, कि उसको वाइब्रेंट डिनर नाम दे दिया, और बस लोगों से इंटरेक्शन चालू कर दिया। तो इतना सक्सेसफुल हो गया कि अभी हमारा 56 हमने अभी तक कर दिए लॉकडाउन में, और कम से कम 10,000 लोगों ने अटेंड किया पूरे दुनिया से, 100 देशों से। ये तो बहुत बड़ा। ये बैकग्राउंड है इस दूसरी किताब का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कभी भी कोई भी आप लॉकडाउन टिप देखेंगे, तो आपके पर्सनल लाइफ और आपके बिजनेस या जॉब लाइफ में इसका इम्पैक्ट है, कोई भी लॉकडाउन टिप। सर यह पुस्तक भी अमेजोन पे उपलब्ध है? हाँ, ये भी अमेजन में। जी मैं तो पहले तो पढ़ी है, लेकिन ये आपकी पुस्तक नहीं पढ़ी है। मैं आज ही सर उसको अमेजोन पे बुक करूंगा। मैं यहाँ चैट में दोनों की लिंक फिर दे दूंगा। जी सर, एक बार लिंक दे देते सुरक्षा होता हम सबके हाँ, लिए। हाँ, सर अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सर हाँ जी। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बैनर पे लिखा हुआ है, क्या लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ रह सकती हैं? हम्म। तो सर मैं इस पर सर आपका विचार जानना चाहूँगा, आपका इस पर विचार क्या है? नहीं, तो वही अभी जैसे यहाँ मान प्रकाश जी हैं, मान प्रकाश जी इंडियन आर्मी से हैं, ये कार्यक्रम चालू होने के बाद पहले उनसे बात चल रही थी। तो अ, ऐसा है कि पहले ऐसा 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 माना जाता था, और ऐसा था भी, कि भाई अ, जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, जो जी पढ़ाते हैं स्कूलों में या कॉलेज में, जी या जो म्यूजिक सिखाते हैं या म्यूजिक का प्रैक्टिस करते हैं या डांस फॉर्म का प्रैक्टिस करते हैं, डांस जी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, इस तरह के जो लिबरल आर्ट्स वगैरह बोलते हैं, वो उन लोगों के पास पैसा नहीं बन पाता। जी सरस्वती होती है उनके पास, लेकिन लक्ष्मी नहीं होती, ठीक है नहीं ना। जी तो और अगर आप देखो बिजनेस के लोग जो होते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे गुजरात में काफी है, उनके बच्चे पढ़ते नहीं ज्यादा। जी पहले पहले जी उनको ये कहा जाता था भाई तुमको तो बिजनेस ही ज्वाइन करना है, पढ़ के क्या कर लोगे। तो जी लक्ष्मी होती थी लेकिन सरस्वती नहीं होती थी। तो दोनों साइड पे ये एक था। अब जैसे जैसे समय गया, और उस समय फिर मान प्रकाश जी मुझे बता रहे थे कि जैसे उस समय बड़ा क्लियर अलग अलग था गुरुकुल के टाइम पे, कि राजपूत जो है वो वॉरियर बनेंगे, ब्राह्मण जो है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। जी तो शायद उसका कारण ये भी हो सकता हो, तो रिसर्च का मामला है कि कई लोगों ने किया भी होगा कि भाई अगर जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो लक्ष्मी के पीछे जाने लगे तो पढ़ाना बंद कर दें, जी शायद नहीं तो या फिर वो डिपेंडेंट इकोनॉमी का भी पार्ट हो सकता है कि भाई राजा जो हुआ करते थे वो उनको सपोर्ट करते थे, तो जी राजा तो पैसे वाले होते थे। तो कुछ भी कारण होंगे, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अ, जैसे समय गया और हम मल्टीटास्किंग करने लगे, ठीक है। जी तो आप आईटी इंडस्ट्री को देखो, आईटी इंडस्ट्री जो है वो तो सरस्वती है, वो तो जी नॉलेज की इंडस्ट्री है, लेकिन पैसा भी है जी ना।
उसी तरह आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखो, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसके अंदर जो पेटेंटिंग होता है, वो रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल का एक पार्ट नॉलेज है, दूसरा पार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन नॉलेज जी की तो शुरुआत है। तो लेकिन उनके पास भी काफी पैसा है जो फार्मास्यूटिकल का काम करते हैं। और आजकल देखिए आप म्यूजिक टीचर से भी अच्छी अच्छा रिस्पेक्टेबल है, अगर वो अपना ठीक से उस तरह से प्रमोशन कर सके। पेंटिंग्स वगैरह कितनी महंगी बिकती हैं आजकल, अगर अच्छी जी पेंटिंग तो धीरे धीरे ये दोनों का समन्वय होने लगा है। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रहती। नहीं होते थे। तो ये मैं अपने कई मेरी इंटरनेशनल बिजनेस की इसमें भी बोलते रहता हूँ बिजनेसमैन को कि भाई आप, हम लोग अब नॉलेज इकोनॉमी में चले गए हैं जी और डिजिटल इकोनॉमी में चले गए। तो जब तक आप अपना ज्ञान को बिजनेस में नहीं लगाओगे तब तक बिजनेस ग्रो नहीं होगा। जी खाली ये सोचने की मशीनरी लगा दी और प्रोडक्शन बढ़ गया और मार्केटिंग हो गया, ऐसा ऐसा अब टाइम नहीं है। हर बिजनेस में नॉलेज को डालना पड़ेगा, जी नॉलेज से ही बिजनेस ग्रोथ होगा। तो अब वो दोनों तरफ से देखा जाए तो सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ रहने लगी। सर, ये आपने बहुत सही बात कही। जो नॉलेज इकोनॉमी, 21वीं सदी तो नॉलेज इकोनॉमी ही है। तो लक्ष्मी और बिल्कुल। सरस्वती जी साथ रह सकते हैं, हाँ। बस हमारा उद्देश्य और सही होना डिजिटल चाहिए। इवन, हाँ, और इवन डिजिटल इकोनॉमी, नॉलेज डिजिटल इकोनॉमी इकोनॉमी, जी वही डिजिटल। आप अभी इस डिजिटल समय इकोनॉमी, 10 जो टॉप वैल्यूएशन कंपनी हैं, अभी जी देखिए रिलायंस जो है वो $200 बिलियन का वैल्यूएशन हो गया उसका जी 4-5 दिन पहले। लेकिन आप 10 जो सबसे बड़ी भारत की दुनिया की कंपनियां हैं, हाँ, जी उसको अगर आप देखो तो उसमें से 9 जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं। जी तो जी डिजिटल टेक्नोलॉजी भी नॉलेज ही तो है। नॉलेज तो है। और सर, एक छोटा सा उदाहरण भारत में हम देख सकते हैं, जैसे ओला हाँ। है, ओयो रूम्स हैं। हम्म। ये क्या था? एक नॉलेज ही है, बस एक आइडिया था। बिल्कुल और एक नॉलेज इकोनॉमी से कितना आगे गए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली वही कि भाई अब वो ओयो रूम वाला कोई होटल का मालिक तो था नहीं, मालिक था नहीं जी, आज भी अभी नहीं भी है। नहीं है। और कोई होटल, और वो ओला के पास भी कोई टैक्सी नहीं है खुद की। जी, ऐसे नहीं है। हाँ, ठीक है और ना। सर, मेरे सबसे बड़ा आश्चर्य लगा, चीनी हाँ लोग पूरे विश्व में बिजनेस करते हैं, और चीन में जब मैंने ओयो रूम्स का देखा एड, चीन में भी ओयो रूम्स पहुंच चुके हैं। हाँ देखो, हाँ, मुझे अरे बहुत आश्चर्य बिल्कुल लगा। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट आप जी आप सर। विवेक जी, आप बताओ कि हिंदी का जो है वो, हिंदी का एक्सेप्टेंस चीन में कैसा है? चीन में कौन लोग ये कोर्स करते हैं? और सर, भारत तो सर चीन के लिए सर हमेशा से, मतलब भारत तो विश्व गुरु रहा ही है, लेकिन चीन के लिए जो सर एक पुरोहित होता है, हम लोग हमारे यहाँ पे एक पुरोहित होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भारत चीन का पुरोहित है। पिछले 2000 सालों से चीन भारत से सीखता आ रहा है। हम्म। वेनसांग आए, फासियन फायान आए, अभी हम्म। भी सर, अभी जो भारत हिंदी सीख रहे हैं चीनी, सर इसका सबसे बड़ा कारण है सर, हिंदी अब रोजगार की भाषा बनती जा रही है। जो अच्छा। जितनी भी चीनी कंपनियां हैं सर, वो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। अभी मोबाइल में तो अभी 70-80% कब्जा है चीनी कंपनियों का, चीनी हम्म। मोबाइल कंपनियों का। हम्म। तो सभी लोग वैसे चीनी लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं जिन्हें अंग्रेजी और चीनी के अलावा हिंदी भी आती है। अच्छा अच्छा। जी। तो व्यापार के सिलसिले, अभी सर भारत में तो अभी 2-3 महीने से संबंध खराब है भारत चीन का, लेकिन हाँ। हर क्षेत्र में चीनी लोगों का कब्जा है हमारे यहाँ। दैनिक जीवन में हम मोबाइल यूज करें, टीवी यूज करें, जो भी टेक्नोलॉजी यूज करें, तो सर हम्म। बहुत ज्यादा जो चीनी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही है, इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है हाँ। चीन में, और लोग ज्यादा ज्यादा हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। सर हम्म। 2005 तक केवल 3 विश्वविद्यालयों में हिंदी थी, आज अच्छा। चीन के 15 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की पढ़ाई हो रही है। ओ। जी, और सबके वाह। पास सर अच्छी जॉब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ तो सर अब हिंदी रोजगार की भी भाषा बनती जा रही है, हाँ, राइट राइट राइट। ये अच्छी बात है। बहुत अच्छा। जी सर, मैं अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ सर। हाँ जी हाँ जी। सर, आपने इंटरनेशनल ट्रेड में एमबीए एवं इंटरनेशनल बिजनेस में पीएचडी किया है। आज भारतीय युवा जिनका झुकाव सरकारी नौकरी के प्रति ज्यादा है, और इस लॉकडाउन में तो बहुत से प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले युवा अपनी नौकरी खो चुके हैं, तो उनके लिए व्यापार क्या एक अच्छा विकल्प हो सकता है? देखिए विवेक जी, व्यापार के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए मैं आपको कुछ जी आंकड़े बताता हूँ, कोई आंकड़े जी बताता हूँ।
जी पिछले साल 1.5 करोड़ नौजवान हमारे देश में जी नौकरी के लिए जॉब मार्केट में उतरे। 1.5 करोड़, और हर साल इतने 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 70 लाख बढ़ता ही चला जाएगा। इतने जी हर जी साल आएंगे। और पिछले साल बहुत सारे सरकारी आंकड़े हैं, जी ऑपोजिशन पार्टियों के आंकड़े हैं, कोई बोलता है एक भी नौकरी नहीं हुई, सरकार बोलती है जी 60 लाख हुई। सबसे ज्यादा लेके चलो कि 60 लाख हुई। जी। तो 90 लाख लोग क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? एक साल में? और हाँ अगले साल और फिर अगले साल और, अब तो कोरोना आ गया तो अगला साल तो बड़ा मुश्किल है। तो जी तीन ही चीज देखिए, पैसा कमाने के लिए एक जो आज का जो नौजवान है इस समय 3 चीज कर सकता है, या तो नौकरी, जी या तो आगे की पढ़ाई करे कुछ, और या जी फिर बिजनेस करे। मैं उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोल, और चौथा तो कोई जरिया नहीं है, तैयारी है। चौथा तो कोई रास्ता ही नहीं है। जी तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि देखो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो। देखिए सोसाइटी में बिजनेस क्या होता है, सोसाइटी में जो पेन पॉइंट होता है, आप अगर कोई भी जी पेन पॉइंट को देखो, ओला ओयो, ये सारे पेन पॉइंट से निकले हुए बिजनेस है। जी कोई भी सोसाइटी में अगर पेन पॉइंट होता है, उस पेन पॉइंट को सॉल्व अगर आप करने के लिए कुछ चीज करते हो तो वो बिजनेस में तब्दील हो जाता है। तो जी खाली जाके लोगों को ऑब्जर्व करो कि पेन पॉइंट क्या है, उसके रिलेटेड एक तो कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और दूसरा छोटा उद्योग, छोटा काम तो कोई भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है। जी और हमेशा मेरी तो ये थियरी रही है कि कोई भी खुद का काम शुरू करने के लिए, करने के बाद 1,000 दिन लगते हैं उसको ठीक से, उसके पीछे पूरा टाइम लगाना पड़ता है। 1,000 दिन में वो आपका रोज काम बिजनेस जो है वो सेट होता है। ठीक है। तो जी ज्यादातर मेरा अनुभव है और आंकड़े भी है कि 80-85% जो नई कंपनियां शुरू होती है वो 1,000 दिन के पहले बंद हो जाती है। तो उसका मतलब उतना लंबा वो लोग खींचते नहीं है। तो आप अगर मेहनत करते रहे 1,000 दिन तक उस पे, तो और आज के टाइम में तो डिजिटलाइजेशन और नॉलेज बेस्ड हो गया है। तो पेन पॉइंट सोसाइटी जी सोसाइटी का जो पेन पॉइंट है उसको डिजिटली सोल्यूशन क्या है वो अगर निकाल सकते हैं और उसके अराउंड बिजनेस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। दूसरा आप सर्विस सेक्टर को देखो, तो सर्विस सेक्टर की आज भारत में भी, पूरे दुनिया में, लेकिन भारत में भी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी जो हमारा जीडीपी है उसका 65% हो गया है। तो सर्विस सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अच्छा, कई लोग मुझे क्या बोलते हैं, जैसे पर्टिकुलरली बिहार में, मैं बिहार में काफी जाता हूँ, तो जी मुझे बोलते हैं नहीं नहीं पैसा ही जी नहीं है, हम शुरू कैसे करें बिजनेस। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई अब जैसे नारायण मूर्ति का आप एग्जाम्पल लीजिए, तो नारायण मूर्ति ने को तो अपने वाइफ के, सुधा मूर्ति के गहने गिरवी रखने पड़े थे 5 कंप्यूटर खरीदने को। उनके पास कहाँ पैसे जी थे? तो कैसे आज उनका जो इतना बड़ा व्यापार हो गया। वो दूसरे डीटीडीसी कोरियर के मालिक हैं, वो उन्होंने जी भी 70,000 रुपये दोस्तों से लोन लेके चालू किया। आज 830 करोड़ की कुरियर की कंपनी है उनकी। तो पैसा नहीं है उससे व्यापार नहीं होता, ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉलेज बेस्ड व्यापार हो सकता है। दूसरा, आजकल बैंकों की भी बड़ी सुविधा हो गई, बहुत कम लोगों को पता है। लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं बैंक जाता हूँ, बैंक मैनेजर मना कर देता है मुंह पे कि नहीं नहीं ऐसी कोई स्कीम नहीं है। जरूरत ही नहीं है बैंक जाने की। भारत सरकार ने ऐसी ऐसी पोर्टल बनाए हुए हैं तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, और बैंकों को लिखना पड़ेगा कि हम नहीं देते इस कारण से। जी आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे वेबसाइट बने हुए हैं। मैं सब लोगों को बिजनेस का जब कार्यक्रम करता हूँ तो उनको ये बताता हूँ, आपको मुद्रा का भी लोन लेना है तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है फिजिकली। नहीं है। जी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और उनको बैंक वालों को ऑनलाइन जवाब देना पड़ेगा कि दे रहे नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे। क्यों नहीं? जी तो वो सारी सुविधाएं तो है, लेकिन खुद का ही व्यापार करना चाहिए, वही सोल्यूशन है। बाकी नौकरियां कितनी ही निकलने वाली है, कितनी भी जी ग्रोथ हो जाए। देखिए मेरी बात समझिए कि जब हम 7 या 8% भी ग्रोथ कर रहे थे, तब भी हम जी 60-70 लाख जॉब क्रिएट कर रहे थे। जी तो अगर हम डबल भी ग्रोथ कर लेंगे, वो तो होने नहीं वाला, लेकिन डबल भी कर लिया तो भी हम नौकरियां नहीं दिला पाएंगे सबको। नहीं। जी तो खुद का ही काम करना और खुद के का काम करना ही लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन है। जी सर, मैं आपको एक खबर की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अभी रेलवे में 1,40,000 के पोस्ट के लिए निकला है भर्ती, और उसके लिए 2,12,00,000 लोगों ने अप्लाई किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, अगर हम केवल नौकरी पर निर्भर रहे तो बाकी 2,10,00,000 लोग कहाँ जाएंगे? 10,5 लाख। बिल्कुल। नहीं नहीं और नौकरियां अगले तो साल यदि होनी नहीं पोस्ट है। आता भी है तब तक तो आवेदन करने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जी एब्सोल्युटली। तो
व्यापार छोटा छोटा करना चाहिए। मैं तो गांव में जो मेरे स्मार्ट विलेज का कार्यक्रम करता हूँ, उसमें मैं यंगस्टर्स को ये बोलता हूँ, कल ही इस गांव में आप एक छोटा व्यापार करो, 10-12 हज़ार 15 हज़ार तो कमा लोगे। और गांव में रहते हुए तो खर्चा भी कम होता है, क्योंकि जी, खुद का घर है। आप शहर में जाके नौकरी कर रहे हो तो बचत ही नहीं होती, बचत ही नहीं होती। जी, तो क्या मतलब है। तो गांव में रह के जी, भले कम कमाई हो, लेकिन बचत तो ज्यादा होगी, बहुत अल्टीमेटली ज़्यादा तो होती है। बचत है। जी, और सर असली आमदनी तो बचत ही है। हाँ। जी, धन्यवाद सर। सर मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ जी। सर आप मेंटर ऑन रोड के चीफ मेंटर हैं। 2017 में अमेरिका में सड़क मार्ग से वहां के 35 राज्यों के 35 शहर से आप गुजरे और 16,500 किलोमीटर की दूरी तय की, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस यात्रा में आपने 3,000 के लगभग अमेरिकी व्यापारियों एवं उद्योगपतियों तथा 1,500 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों से मिले। उस यात्रा से हुए अनुभव को यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारतीय व्यापार जगत के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें जो मैंने अमेरिका में जो यात्रा की थी मेंटर ऑन जी, रोड की, उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव चार ऑब्जेक्टिव थे। मैं रोज सुबह एक दिन तो मैं ड्राइव करता, मैं और मेरी वाइफ हम लोग साथ में गए थे पूरा रोड ड्राइव। जी, और एक दिन हम ड्राइव करते थे, टूरिज्म करते थे, और दूसरे दिन हमारे 4 कार्यक्रम होते थे। हमने 115 सेमिनार किए 82 डेज में वहाँ। तो जी, सुबह हम जाके स्टार्टअप को मिलते थे, अमेरिकन स्टार्टअप को, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। और उस जी, समय ये अपना स्टार्टअप इंडिया नया आया था, तो हम उनको जी, स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताते थे। उनको बोलते थे कि भाई देखो, भारत इतना बड़ा मार्केट है कि, और इतने सारे पेन पॉइंट है, आप लोग क्या कर रहे हो मेरे को बताओ, और उसके रिलेटेड पेन पॉइंट इंडिया में है, तो आपके लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, और आप कैसे मार्केट, स्टार्टअप इंडिया से जुड़ सकते हो। फिर मैं मिलता था वुमन ओन बिजनेसेस से, और वहाँ मुझे मुझे ये पता करने का था कि जैसे चाइना के अंदर, आप तो चाइना में पढ़ाते हो, चाइना में 68% वुमन इकोनॉमिक वर्कफोर्स में है, जी, और जी, अमेरिका में भी 70% है, और भारत में है 20%। ठीक है। जी, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई तो यही बोलते रहते हैं हर बार कि भारत कैसे मजबूत हो सकता है जब तक जो वुमन हमारे है वो इकोनॉमी में पार्ट ना लें। ठीक है। जी, तो वो समझने के लिए मैं वहाँ वुमन ओन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता था, एसोसिएशंस को, और उनको मैं पता करता था कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। क्योंकि बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि 35 साल पहले अमेरिका के अंदर 30% ही वुमन इकोनॉमी में काम करती थी। तो मैंने कहा ये 35 साल में ऐसा क्या हो गया कि इतना पार्टिसिपेशन हो गया, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस लेके अगर इंडिया में हम अप्लाई कर सकें, तो उसके जी, लिए मैंने बड़ा उनसे इंटरेक्ट किया। और फिर दोपहर को मैं अमेरिकन छोटे उद्योगों को मिलता था और उनको बताता था कि मेक इन इंडिया के बारे में, और कि जी, आप इंडिया को एज ए मार्केट भी देखो, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी करो। पहले आप एक्सपोर्ट करना शुरू करो, और आपको लगता है कि मार्केट है तो बनाना शुरू करो, क्योंकि आप जी, खाली एक्सपोर्ट करके सर्वाइव नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली बनाना पड़ेगा। तो आपको जी, कोई पार्टनर चाहिए तो मैं आपको पार्टनर दूंगा। और चौथा, मैं शाम को मिलता था इंडियन कम्युनिटी से, जो इंडियन अमेरिकन है, जो अमेरिकन जी, सिटीजन है बट इंडियन ओरिजिन है। उनको मैंने मोटिवेट किया कि आप जो है, आपका जो भी गांव है, जिस भी गांव को आप बिलोंग करते हो इंडिया में, उसको आप अडॉप्ट करो, दत्तक लो, और हम उसको 1000 दिन में स्मार्ट विलेज में बदलेंगे जी, आपके साथ काम करते हुए। तो काफी सारे 62 गांव अडॉप्ट हुए, और हमने उसमें से 44 गाँव में काम चालू किया। तो ये ऑब्जेक्टिव से मैंने, बेसिकली हमारी छुट्टी थी, मैं हर साल कहीं ना कहीं जाता था ड्राइविंग करने के लिए, लॉन्ग ड्राइव पे विद फैमिली। तो लेकिन फिर हम धीरे धीरे इसमें एक कॉज जोड़ने लग गए। तो वो मेंटर ऑन रोड अमेरिका का ये हमारा 4 मिशन था, और बहुत बहुत शानदार सक्सेस रहा। आज जी, तक उसका इम्पैक्ट हमको दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा अगला प्रश्न है। सर आप स्मार्ट विलेज परियोजना के फाउंडर और मेंटर दोनों हैं। मुझे याद है पिछले साल मुझे आपसे पटना में पुनः मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब आप बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बोलने के लिए आए थे। सर उस कार्यक्रम के बाद आप पटना से दरभंगा भी गए थे, जहां पर आपने स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत एक गांव को गोद दिया है। सर इस परियोजना के बारे में सर थोड़ा विस्तार से बताने का कष्ट है। हाँ, देखिए, स्मार्ट विलेज का ऐसा था कि ऐसा है अभी कि हमने ये देखा, देखिए भारत में 6,30,000 गांव हैं। जी, आज की भी तारीख में 65% लोग गांव में रहते हैं।
हम लोग हम लोग बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, हम लोग बोलते हैं इंडिया को स्ट्रांग बनाना है। अरे तो जब तक गांव स्ट्रांग नहीं बनेंगे, इंडिया कहाँ से स्ट्रांग बनेगा? तो जी अब हो क्या रहा है कि गांव में जो यंगस्टर है वो एक तो पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं और बाहर ही नौकरियां करने लगते हैं, तो गांव जी में वापस नहीं आते, क्योंकि करेंगे क्या गांव में? तो एक तो गांव की अच्छी जिंदगी, अच्छा घर छोड़ के वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, बाहर शहरों में, क्योंकि शहर में तो 20 लाख 10 लाख 50 लाख का घर कहाँ से खरीदेंगे? तो बहुत खराब स्थिति में रहते हैं, लाइफ भी बिगड़ती है। और जैसे मैंने कहा, जो पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा तो उतना तो खर्चा हो जाता है, क्योंकि वहां तो महंगाई भी है शहर में। तो जी हमने ये बोला कि अगर हम स्मार्ट विलेज का काम करें और यंगस्टर जो है उनको बोले कि गांव में ही रहो, और गांव में ही, अब गांव में रह के करे क्या? तो हमने ये देखा कि देखिए सारे गांव में हमारे खेती होती है, हर एक के पास खेत होते हैं। तो हमने कहा खेती में से कमाई नहीं होती ज्यादा, तो खेती में कमाई नहीं होती, लेकिन आप खेती का वैल्यू एडिशन कर सकते हो एज ए यंगस्टर। मेरे पिताजी के अगर खेत हैं और वो टमाटर उगाते हैं, तो मैं उसमें से टमाटो केचप बना सकता हूँ। अब टमाटर उगाने में दिक्कत क्या है कि टमाटर की तो 2-3 दिन की जिंदगी है। तो जी मुझे मार्केट में जो मिडिलमैन है मंडी में, वो तो मेरे को एक्सप्लॉइट करते हो, बहुत 2-3 रुपए किलो में मेरे से ले लेते हैं। अब जी हालांकि मार्केट में बहुत ऊंचे भाव में बिकता है, लेकिन मैं इसलिए बेच देता हूँ क्योंकि वो तो सड़ जाएगा नहीं तक। जी तो अगर सपोज मेरे मेरे घर मैं एक फार्मर हूँ और लड़का है, तो वो अगर उसका केचप बनाना शुरू कर दे, तो केचप की जी तो लाइफ 1 साल की होती है। एक साल की जी तो आपकी वो डिपेंडेंस कम हो गई। अच्छा, यंगस्टर जो है वो ये जरूर करेगा, क्योंकि उसमें बॉटल होगी, लेबल होगा, वो बेचेगा, बाजार जाएगा, उसको ग्लैमरस लगता है, उसको खेती नहीं करनी। आप देखो कोई डेफिनेटली भी फार्मर के बच्चे को खेती नहीं करनी। नहीं करना जी तो लेकिन वो ये करेगा, अच्छा ये जब 6 महीना करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये टमाटर केचप बनाने के लिए टमाटर उगाना पड़ेगा, जी तो नेचुरली खेती में जाएगा। जी तो दोनों चीज हो जाएगी, एक ये हुआ। तो इस तरह से हमने फिर स्मार्ट विलेज में 70 एक्टिविटी, 70 हम लोग एक्टिविटी करते हैं। उसमें एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है स्वच्छता प्रतियोगिता, तीसरा है स्कूलों के अंदर डिजिटल एजुकेशन, चौथा है वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर टेलीमेडिसिन की सुविधा। तो हमने स्मार्ट विलेज का नाम ऐसे रखा है कि विलेज गांव में ही काम करें, लेकिन डिजिटल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए करें। और पूरे जी दुनिया भर के हमारे पार्टनर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी देती है। और धीरे जी धीरे, और हमने तो यही बोला कि भाई देखिए 6,30,000 गांव है भारत में, हमने तो 62 गांव हमारे अमेरिका में लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। जी तो लेकिन हम हर गांव, हम तो कोई इतना बड़ा काम कर नहीं सकते, लेकिन हम हर गांव में कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण खड़े कर सकते हैं जो भारत सरकार भी लेके पूरे देश में सब गांव में उसको रेप्लिकेट करे। तो करेक्ट हमने जी ऐसे बहुत सारे उदाहरण खड़े किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अ, सर अब मैं सर एक प्रश्न सर बिहार से संबंधित करूंगा सर मैं बिहार से हूँ अभी नवंबर में हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव है जिसमें रोजगार बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है वैसे तो बिहार में रोजगार के लिए पलायन आजादी के बाद से ही हो रहा है लेकिन वर्तमान समय में यह और बड़ी समस्या बन चुकी है कोरोना काल में बहुत से बिहारी लोग जो वापस बिहार आ गए थे वे फिर से रोजी रोटी के लिए बिहार से पलायन कर रहे हैं तो सर बिहारी युवाओं के लिए रोजगार की दृष्टि से आपका क्या संदेश होगा वही मैंने बताया ना, जब मैं आपको मिला था बिहार में, पटना में, और फिर जी दरभंगा गया था, तो वहां पे मैंने यही बात करी कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप करो, पहली जी बात। अच्छा, अब देखिए जैसे लॉकडाउन हुआ, ठीक है, मैं जी आपको बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। तो जी लॉकडाउन हुआ तो मैंने देखा है कि ये एक 15-20 दिन, 1 महीने बाद तो मतलब सब बिहार की जो लेबर है, तो जैसे गुजरात में थी और भी जगह थी, वो जाने के लिए उत्सुक हो गई, मतलब वापस जाना है। अभी किसी जी तरह सरकार ने सब व्यवस्था की और वो लोग गए, अब चले गए, ठीक है, गांव में चले गए। मैंने जी उस समय फिर बहुत सारे बिहार के सरकारी अधिकारियों को मैसेज किया कि देखो ये एक आपके लिए मौका है, इतने जी सारे लोग गांव आ गए हैं, आप तुरंत ही उन लोगों के लिए, तुरंत ही कोई ऐसा इनिशिएटिव चालू कीजिए कि जिससे वो लोग छोटे छोटे व्यापार करना चालू कर दे गांव के अंदर, क्योंकि अभी तो मजबूरी में गांव में है, अभी तो शहर जा ही नहीं सकते, लेकिन गांव में ही है। तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो गांव में आके जी ही बैठा हुआ है, उसको आप एकदम से बिल्ड करना चालू कर दीजिए अभी से। और होगा क्या कि आप 100 लोगों के साथ काम करना चालू करेंगे, तो सिर्फ उसमें से 10 लोग ही अल्टीमेटली लॉन्ग लॉन्ग रन में
ये खुद का व्यापार कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 10 तो हो जाएगा। इस समय तो वो जीरो है, जीरो गया जी। तो जीरो है। मैंने कहा भाई 10 तो हो जाए कम से कम। अच्छा, वो 10 लोगों की सक्सेस के बाद दूसरे लोग भी करेंगे। हमेशा हम लोग सक्सेस को ही तो फॉलो करते हैं। जी भाई बिहार में आईएएस ऑफिसर सब क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, जी है ना, तो उनको देख के ही तो बनना चाहते हैं। तो जी व्यापार में भी वो देखेंगे कि ये सक्सेस है, तो दूसरे लोग भी उसको फॉलो करेंगे। तो जी ये बिहार में कुछ ऐसा है माहौल की सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलके कुछ करना पड़ेगा। जी तो काफी इनिशिएटिव भी हुए हैं, जैसे हम जो जहाँ गांव में काम कर रहे हैं वहाँ बहुत अच्छा, ये सरकार ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है और बहुत बढ़िया काम उसी दिशा में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चल रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छी। जी सर, मेरी आपसे पहली मुलाकात 2015 में गांधीनगर में हुई थी, जब आप वाइब्रेंट गुजरात करा रहे थे। उस समय मैं केंद्रीय गुजरात विश्वविद्यालय में चीनी भाषा पढ़ा रहा था, हाँ और उस वाइब्रेंट गुजरात में बहुत से चीनी उद्योगपति भी आए थे, और उनको आपके लिए अनुवाद करने के लिए मैं उपस्थित था उस समय। सर आपने पिछले वर्ष वाइब्रेंट गुजरात भी कराया, वाइब्रेंट गोवा भी कराया था। वाइब्रेंट मार्केट्स के आप संस्थापक भी हैं। सर वाइब्रेंट मार्केट परियोजना का विचार आपको कैसे आया? इस परियोजना के माध्यम से सर आप कैसे भारत और विदेशी व्यापार जगत के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत बढ़िया विवेक। एक्चुअली हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ये उनका आइडिया था। तो जैसे, और इसमें बड़ा चीन का भी बड़ा, मैं एक आपको बात बोलना चाहूंगा। अभी इस समय तो चीन जी एक विलन है, बट जी चीन में क्या है कि जो व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस तरह से बढ़ा कि वहाँ जो गांगजोउ में कैंटन फेयर होता है, जो आप गांगजोउ से जी ही, कैंटन जी फेयर होता है, जी वहाँ पूरे दुनिया से लोग आते हैं और जी कितना बड़ा व्यापार करते हैं आप जानते हैं। तो यही आइडिया था कि भाई हम विदेश में जाके बेचें या इन्वेस्टमेंट मंगाए, उसमें से विदेश के लोगों को यहाँ बुलाओ, जी है ना, तो उनके साथ इंटरेक्शन करो लीडरशिप लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर लेवल पे। तो वो नरेंद्र भाई ने बहुत बढ़िया किया, शानदार। साल हर 2 साल होता था, हर दो जी साल बढ़ते जाता था। कई लोग बोलते हैं अरे बड़े एमओयू साइन होते कुछ होता नहीं है। अरे लेकिन भाई अब 1 लाख करोड़ का अगर एमओयू साइन होता है तो व्यापार के लोग साइन करते हैं ना, उसको जी इम्प्लीमेंट करना तो बिजनेसमैन का काम है, कोई सरकार का काम जी तो है। तो जी बिजनेसमैन को अगर 3 4 6 महीने बाद लगेगा कि ये वायबल नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक नहीं है। करेंगे जी। लेकिन जो आंकड़े आए बाद में, बहुत सारी चर्चा होने के बाद, वो ये पता चला कि 30% तीस जी परसेंट उसका इम्प्लीमेंट होता है। तो जी 30% भी बहुत बड़ी बात है। अरे आप एक इवेंट 5 3 दिन का करके 30,000 करोड़ का साल का इन्वेस्टमेंट लाते हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। ठीक है। तो फिर जब वो प्रधानमंत्री बने, तब एक ये जरूरत लगी कि भाई ये ऑलरेडी परफेक्ट मॉडल है, जी इसको री इन्वेंट द व्हील करने की क्या जरूरत है, पूरे देश में ये होना चाहिए। तो फिर हमने अलग अलग जगह पे वाइब्रेंट तमिलनाडु किया हमने, और वही मॉडल, एग्जैक्ट सेम मॉडल जो वाइब्रेंट गुजरात का, वही हमने किया कि भाई ये सक्सेसफुल है तो इसी चीज को रिपीट करो। फिर वाइब्रेंट गोवा किया और बहुत करोड़ों रुपए के एक्चुअल बिजनेस हुए। और हम तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हमने किया था, तो हमने तो सिर्फ बिजनेस, एक्चुअल बिजनेस जो हुआ उसको ही हमने रजिस्टर किया। और बहुत अच्छा उसका भी इम्पैक्ट आया। उसमें सारा रोजगार इन्वॉल्व है, उसमें इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब है कि रोजगार खड़ा जी होगा, क्लाउड जी। और कुछ नहीं। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव रहा है। इनफैक्ट अभी फिर हम इस साल भी करने वाले थे कोयम्बटूर में, वाइब्रेंट कोंगू नाडू, वो साउथ का रीजन है, लेकिन अब तो होगा नहीं, तो अब हम लोग उसको पूरा वर्चुअल ले गए हैं। तो अभी हम लोग वर्चुअल एग्जीबिशन कर रहे हैं, और वो ज्यादा पावरफुल है। आपको सरप्राइज होगा कि मैंने नॉलेज की बात की कि जो जी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर थे उनकी क्या हालत होगी, लेकिन आपको सरप्राइज होगा कि अ, अब आज से लेके दिसंबर तक 940 वर्चुअल एग्जीबिशन हो रहे हैं दुनिया में। जी अब आप सोचो, तो बहुत बिजनेस मॉडल तुरंत बदल गया ना। जी और ज्यादा अच्छा है, कार्बन का फुटप्रिंट कम होगा। लोग फ्लाइट में जाते थे, होटलों में रहते थे, कितना खर्चा होता था। अब तो मैं घर बैठे बैठे कोई भी एग्जीबिशन अटेंड कर सकता हूँ। मैं एक दिन में 3 कंट्री के 3 एग्जीबिशन मेरे रूम में बैठ के कर सकता हूँ, जी है ना। तो बड़ा बड़ा अच्छा बिजनेस। इसलिए ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई है। मैं तो देखिए फैक्ट्री वालों को भी मैं ये बोलता हूँ कि कई मुझे फैक्ट्री वाले शुरू में बोलते थे
नहीं 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 जगत भाई, तुम तो घर से काम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। जी मैंने कहा एक बात बताओ मेरे को, मैंने कहा ऑनेस्टली, आप दिल में हाथ रख के एक बात बताओ कि आप जब फैक्ट्री जाते हो, आप कितनी बार शॉप फ्लोर में जाते हो दिन में? तो बोले शॉप फ्लोर तो नहीं जाते। मैंने कहा शॉप फ्लोर के मैनेजर को, आप प्रोडक्शन मैनेजर को अपने ऑफिस में बुलाते हो ना, तो फैक्ट्री जाने की क्या जरूरत है? आप घर से उसको वीडियो से मीटिंग करो। तो ये एक एक सोच कि भाई फैक्ट्री है मेरी इसलिए मैं घर से काम नहीं कर सकता, ये गलत सोच है। मैंने होता कई है लोगों को बोला करके देखो, नहीं होता है तो ठीक है फैक्ट्री चले जाना। फिर उन जी लोगों के जवाब आए कि नहीं नहीं बराबर है, हो रहा है मुझसे। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम जब तक किसी चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं करते नहीं तब करेंगे तक उसका हमको पता नहीं चलता कि क्या इम्पैक्ट है। और बहुत बड़ा बदलाव आएगा बिजनेस में, आप देखना। सर। हाँ यही है कि हम लोग नया करने से कुछ डरते हैं, नवाचार हाँ करने से डरते हैं और और रिस्क हमेशा से पहले डर लगते एक्सक्यूज हैं, होता है, डरे रहते हमेशा हैं। एक एक्सक्यूज पहले खड़ा हो जाता है। हाँ, एक्सक्यूज का पल रहता हाँ है कि ये सफल नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ हाँ। ऐसे और मैं कैसे तो होगा। सबको ये बोलता हूँ कि भाई करो ना, मैं ये तो ये कहावत है कि इट्स ओके टू फेल, बट फेल अर्ली एंड फेल स्मॉल। नॉट जी, तो भले फिर आप मत करना दूसरी बार नहीं सक्सेस गया। नहीं होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। सर अब देखिए मेरे 2020। मेरे मित्र है विजय पोटा, देखिए अपनी एक्सरसाइज करा रहे हैं वीडियो पे। जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर। आगे। जी सर, 2020 में अभी सितंबर महीना चल रहा है, मतलब इस वर्ष के 8 महीने बीत गए, अब 4 महीने और बचे हैं। इस कोरोना वर्ष में लोगों ने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कहें तो युवा प्रभावित हुए हैं। शैक्षणिक, आर्थिक, मानसिक, लगभग हर स्तर पर युवाओं को अपने बेहतर भविष्य की चिंता है। सर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं दो बातें हैं कि एक तो क्या है कि मैंने तो एक मूवमेंट चालू किया अभी कि भाई 31 दिसंबर 2020 जो है जब खत्म होगा, तो उसका अगला दिन जो है वो 1 जनवरी 2021 नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 जनवरी 2020। ठीक जी है, जी क्योंकि जी। ये पूरा साल तो हमने कुछ किया नहीं। क्या है जी। ठीक है, तो फिर वो साल तो वापस जीना पड़ेगा ना। जी हाँ, जी तो तारीख हमको एक तो बदल देनी चाहिए। जी जी ठीक सर, है। ये बहुत अच्छा विचार है। हाँ, जी तो क्योंकि क्योंकि सभी को परेशानी है ना, बच्चों को भी एडमिशन की प्रॉब्लम है कॉलेजेस जी में, और जी काफी सब इश्यूज हैं एनीवे। तो इस समय तो यही है कि देखिए सब अपना समय है जो है वो नॉलेज लेने में लगाएं, और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। मैंने ये बताया कि भाई बहुत केयरफुल रहे, इस समय तो जान बचाना ही सबसे बड़ी बिजनेस है, मैं ये मानता हूँ। बहुत बढ़िया जी। सबसे बड़ा बिजनेस ही जान बचाना, सबसे बड़ी नौकरी ही जान बचाना, वो नौकरी ही है। जी हाँ, अभी देखो कितने लोग, अभी भी आज 97,000 लोगों को इन्फेक्शन हो गया, और ये तो बढ़ते ही जी। चला जाएगा। और तो 24 आवर की सर। मास्क, हाँ तो मास्क पहने, हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये कोई रख नहीं रहा है। ठीक है, जी तो ये तो परेशानी बढ़ते चली जाने वाली। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ ये करें, और दूसरा कि अब छोटा छोटा कोई भी उद्योग चालू करें, यही जो मैं कई बार 2-3 बार पहले भी बोला, यही जी आंसर है। देखिए मैंने जैसे बताया कि 3 चीजें आप कर सकते हो, या तो नौकरी करो, या तो फिर आप पढ़ाई आगे करो, और या फिर बिजनेस करो, चौथा तो कुछ है ही नहीं। जी अब नौकरी तो मिलनी नहीं, नौकरी तो है नहीं, जी इतनी नौकरियां तो कई लोगों की थी वो भी चली गई, और टाइम जी लगेगा, टाइम लगेगा, होगी बट टाइम लगेगा। और एक जी नौकरी के पीछे 1000 लोग हैं। तो जी दूसरा आपको फर्दर एजुकेशन करना है तो फिर वो करो, उसमें तो मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि आप अगर बैचलर्स आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक कर लिया, तो तुरंत आप जो है वो एमटेक या एमए मत करो, आप 2 साल कहीं काम करो। काम है जी हमारा हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी भी इतना अच्छा नहीं है कि हम प्रैक्टिकल पढ़ाते नहीं है अभी भी। जी तो दो जी साल काम करे, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, फिर मास्टर्स करे, तो वो मास्टर्स को ठीक से प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। ठीक है, जी तो पढ़ाई भी का ये हो गया, तो सिर्फ बचा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सोसाइटी का पेन पॉइंट को समझें, तो उसको सॉल्यूशन के लिए कोई ना कोई बिजनेस का आप सोचे, छोटा मोटा कुछ भी बिजनेस हो, कितने सारे बिजनेस हो सकते हैं। ठीक है, जी। तो मेरा तो यही सजेशन है सबको, और तो कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प ही नहीं है जी। सर, आज पे बात करते करते सर 1 घंटा हो गया सर, पता ही नहीं चला। तो सर मैं अब अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। सर, आप एक एकेडमिशियन भी हैं, एक वैश्विक व्यापारी भी हैं,
सीईओ भी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट के मेंटर भी हैं, स्मार्ट विलेज से समाज सेवा भी कर रहे हैं। परंतु सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर आपको सबसे अधिक आनंद किस कार्य में आता है? कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली क्या हुआ कि शुरू में जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो जी नौकरियां की और फिर अपना बिजनेस चालू किया तो बड़ी मॉनेटरी स्ट्रगल थी पहले तो कि भाई जी पैसा घर में खर्चा देना है, ऑफिस का खर्चा चलाना है, तो काफ़ी सारा इकोनॉमिक्स के पीछे दौड़ भाग की। और जब जब थोड़ा स्टेबल हो गया बाय द टाइम मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले मतलब एक ऐसे स्टेज पे आ गए कि भाई अब पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दौड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत जी स्टेबल हो गया, मतलब लोग काम कर रहे हैं कंपनियों में, बहुत हमारे कंपनी में, और भी हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम बिजनेस मॉडल सब बहुत एस्टेब्लिश्ड है। तब फिर मैंने ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम शुरू किया, उसमें मेरे को आज ज़्यादा आनंद आता है। अभी तो कोरोना में सब उस तरह का काम रुक गया है, लेकिन फिर भी जी जैसे ग्रास रूट में काम करना गाँव में मैं गांव खूब में गाँव जी में गया, मैं 300 गाँव में गया हूँ पिछले 4-5 सालों में, और गाँव सर में रहा बढ़िया हूँ लोगों के साथ। हाँ, पूरे भारत में पूरे 26 राज्यों में मैंने जी ट्रेवल किया है। और वहाँ लोगों के में छोटी छोटी बात बोल के भी चेंज आ जाता है। कई बार जी ऐसे लगता है कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करो तो लोगों की जिंदगी बदलेगी, ऐसा नहीं होता है। जी कई बार लोग एक एक बात सुन के 1-2 साल बाद बताते हैं कि आपने एक वो बात बोली थी ना, उसको देखते हुए मेरा लाइफ में ऐसा चेंज हो गया। ठीक है, तो जी वो बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है। और दूसरा यूथ जो यंगस्टर जी है, देखिए इंडिया का फ्यूचर तो यंगस्टर। एक सिक्सटी स्टार फाइव जी 65% आबादी भारत की 35 साल के नीचे की है। ठीक जी है, और 50% आबादी 25 साल के नीचे की है। और मुझे जी तो ये कहते हुए बड़ा डर लगता है कि देखिए जिस तरह की नौकरियों की और इकोनॉमी की हमारी सिचुएशन है, तो सिविल वॉर ना हो जाए भारत। क्योंकि करेंगे जी क्या यंगस्टर? अरे पहले तो मैं अनपढ़ था, यंगस्टर जी था, नहीं पढ़ा, तो मैं अपने आप को दोष देता था। अब तो मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, लेकिन मेरे पास जी काम नहीं है, तो मैं तो व्यवस्था को ही दोष दूंगा। जी तो आज हम जो नक्सलवादी और ये सब जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो उसी का तो आउटपुट है। तो बड़ा ही खतरनाक है। तो यंगस्टर्स को बहुत जरूरी है कि डाइवर्ट करना, वो प्रोडक्टिव हुआ, और जी उनको सही गाइडेंस देना। जी अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। नहीं दे उनकी पा रहे जी जितनी गलती नहीं है, वो पूरा ढांचा ही ऐसा है। तो जी ये दो चीजें मुझे बहुत पसंद है। और एक मैं आपको जस्ट बोलना चाहूंगा कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि जैसे आप हिंदी का है प्रचार, तो हिंदी को फिर तमिल, जैसे तमिलनाडु में कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम तो हिंदी नहीं चाहते। तो देखिए मेरा ओपिनियन ऐसा है कि 3 लैंग्वेज हर एक के जिंदगी में होनी चाहिए। एक होनी जी चाहिए राष्ट्रीय भाषा, एक होनी चाहिए जी आपकी रीजनल लैंग्वेज, जो जैसे जी मैं हूँ मेरी गुजराती, और एक होनी चाहिए फॉरेन लैंग्वेज। जी आज के इकोनॉमी में ये तीनों चाहिए। जी आप तो भले आप इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज लेके चलो, हिंदी नेशनल लैंग्वेज हो गई मेरे लिए, जी गुजराती जो है वो रीजनल लैंग्वेज हो गई, तमिलनाडु जी तमिल हो गई रीजनल लैंग्वेज, तीनों आपको करो, तीनों आनी चाहिए ना आपको। जी तो आप व्यापार पूरे भारत में भी कर सकते हो हिंदी की वजह से, जी आप इंग्लिश की वजह से पूरे दुनिया में व्यापार कर सकते हो। भाई जी अल्टीमेटली तो पैसा कमाना है ना, क्योंकि आज के जो जमाना है उसमें तो उसी तरह से जिंदगी चलनी है। पैसा नहीं कमाओगे जी तो खाओगे क्या, रहोगे खाओ क्या कहाँ? जी है ना? जी तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक एक एस्पेक्ट है। दूसरा, बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए हमको हिंदी के लिए। धीरे धीरे मैंने देखा हमारे को कॉलोनियल माइंडसेट कि भाई, जो मैं भी जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तो हिंदी में बात करने का मतलब हुआ करता था कि ये ऐसे थोड़ा मतलब ये निचले वर्ग का है, ये लोअर जी मिडिल क्लास का है, ये मतलब ऐसा माना जाता था। अभी भी शायद होगा, अभी मुझे इतना पता नहीं है। जी लेकिन आप देखो जापान को देखो, अब जी जापान इतना समृद्ध देश है, जापानीज लोगों को अंग्रेजी आती है तो भी वो जापानीज में बोलते हैं, बोलते बोलते हैं हैं आप लोग हमसे बात करनी है। तो फ्रांस में देखो, फ्रांस तो जी इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है, जी बड़ा प्रॉस्परस कंट्री है, हाई पर कैपिटा इनकम है, वो लोग भी फ्रेंच में बोलते हैं। चाइना का तो आप जानते ही हो, जी चाइना 5% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन 8 गुना ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। जी तो कहने का मतलब कि लैंग्वेज जो है वो तो हमारी सोल, हिंदी जो है वो हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। जुड़िए जी उसको हमको रिस्पेक्टेबल एक बनाना चाहिए। अब धीरे धीरे जी कई सालों से उसकी रिस्पेक्टेबिलिटी कम हुई है। जी लेकिन मैंने शुरू में, मैं आपसे जब बात कर रहा था, कि मैंने ऑब्जर्व किया कि पिछले कुछ सालों में हर साल जी हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन और उत्साह बढ़ते जा रहा है बहुत ज्यादा। जी जी तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी डायरेक्शन है। और जी लेकिन अब ये इतने सालों की हम लोगों की ब्रिटिश की गुलामी रही, जी तो उसमें अब
और पूरी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, तो ठीक है। मैं तो यही बोलता हूँ कि तीनों होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक लेके चलो, मैं तो यही बोल रहा जी हूँ कि तीनों होना चाहिए। जी तो इसमें ये बात है ही नहीं कि भाई हिंदी हो और तमिल हो या कोई भी और तेलुगु लैंग्वेज। सर, तो एक यहाँ एक पर दो सर मैं, मैं एक क्लोजर करने के लिए एक मैंने मुझे एक आज आज हिंदी दिवस था, इसलिए लोगों ने भेजा है काफी, तो मैं पढ़ता हूँ, ये मुझे अच्छा लगा। तो ये जी बोलते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, जी मात्र एक भाषा नहीं, जी, है ना। तो तो बहुत ही वही अच्छा मतलब हो हुआ। जी। हाँ सर, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सर मैं अपने विद्यार्थियों की तरफ से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। सर, जो हमारे चीन में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको हमेशा एक यह प्रश्न रहता है कि वे लोग सर 4 साल का वहाँ पे बीए होता है हिंदी में, तो तृतीय वर्ष में ये लोग भारत पढ़ने आते हैं, और भारत में लोग जब पढ़ने आते हैं तो उनसे हिंदी में कोई बात नहीं करता। मतलब जैसे देखेंगे कि विदेशी है तो अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते हैं। हम्म। वे लोग जो भारतीय व्यापारी भी जो जाते हैं चीन में और हमारे विद्यार्थी उनको अनुवाद करने जाते हैं, तो वे लोग हिंदी में नहीं बात करना चाहते हैं, वे लोग अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। तो हर विद्यार्थी कहते हैं कि सर जब अंग्रेजी से काम चल ही रहा है तो फिर हम लोग हिंदी क्यों पढ़ें, और वे लोग क्यों चाहते हैं कि हिंदी अनुवाद, सबको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा, ये तो एक ह्यूमन नेचर है, क्या है कि एक मानसिकता हो गई है कि फॉरेनर का चेहरा दिखे तो अंग्रेजी में बोलने का, ठीक है। ये एक जी साइकोलॉजिकल ऐसा एक फ्रेमवर्क हो गया। लेकिन मैं उनको ये एडवाइस दूंगा, आप अगर किसी के साथ हिंदी में बात कर रहे जी हो, वो आपको इंग्लिश में जवाब देता है, उसका जवाब आप हिंदी में दो और देते रहो, हिंदी में देते रहो, तो वो बदल जी जाएगा, आप देख लेना। 4-5 इंटरेक्शन, 4-5 जी जी बातों के बाद वो बदल जाएगा, वो हिंदी बोलने लगेगा। अगर आप खुद भी इंग्लिश जी, में उसका जवाब देने लग गए तो फिर बात खत्म हो गई। बस हो गई तो जी ये भी मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने भी चाइना में काफी काम किया और चाइनीज लोगों से इंटरेक्ट किया, और ये हिंदी के ट्रांसलेटर आया करते थे, तो मुझे हिंदी में बोलते थे, जी मैं अंग्रेजी में जवाब देता था, क्योंकि उनके साथ और भी लोग होते थे जिनको हिंदी नहीं आती, है ना। जी तो मैं ये सोच के जवाब देता था कि भाई सबको समझ पड़े। लेकिन जी मैंने ये ध्यान नहीं रखा कि वो ट्रांसलेटर है, तो वो जी जो हिंदी उनको ट्रांसलेट करेगा वो उसका काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन जी जी मुझे जब वो लोग हिंदी में जवाब देते थे तो 3-4 बार बोलने के बाद मैं खुद हिंदी में बोलने लगता। जी 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 तो ये आर्ट उनको सीखना पड़ेगा कि वो हिंदी जी ही जी बोलते रहे, तो नेचुरली सामने वाला भी बदल जाएगा। जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस उत्तर के लिए, मैं अपने विद्यार्थियों के साथ इसे साझा करूंगा। जरूर। और सर एक प्रश्न आया है हमारे ग्रुप में से, हाँ जी। अ, अनीसा वाली जी एक प्रश्न पूछ रही हैं हाँ जी। कि जो मोस्ट ऑफ स्टार्टअप हैं वे टेक्निकल पर्सन के द्वारा फाउंडेड हैं, लेकिन जिनको मार्केटिंग का, नेगोशिएशन का आइडिया नहीं होता है, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? हाँ नहीं, बिल्कुल इनकी बात सही है। मैं तो यहाँ अहमदाबाद में डॉक्टर अनिल गुप्ता है, वो एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन चलाते हैं, और उसके अंदर 1,10,000 इनोवेशंस रजिस्टर्ड हैं। उनसे बात चल रही थी तो वो बोले कि 20-25 ही उसमें से कमर्शियल हुए हैं, ठीक है। जी तो एक तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि देखिए, इनोवेशन जो है और इन्वेंशन जो है वो एक जनरली टेक्निकल लोग के तरह के लोग शुरू करते हैं, पर उनको मार्केटिंग तो आती नहीं है, इसीलिए वो कमर्शियल नहीं हो पाता, जी ठीक है। तो उसमें तो पार्टनरशिप करनी चाहिए। आज अगर कोई टेक्निकल पर्सन ने शुरू किया तो उसको डे वन, जब आप देखो फेसबुक का एग्जांपल, जी फेसबुक है, अमेजन है, जी माइक्रोसॉफ्ट है, आपका जी एप्पल है, गूगल है, ये जी सारी की सारी यूनिवर्सिटी की कंपनियां हैं जो जी कॉलेज में स्टूडेंट्स द्वारा चालू हुई थी। हमने देखा है अमेजन में जेफ बेजोस का कमरा जहाँ से उसने काम चालू किया, हाँ जी वो टेक्निकल पर्सन थे, लेकिन उनको तुरंत पता चल गया कि ये मेरा बिजनेस चलेगा, तो उन्होंने इक्विटी देनी शुरू कर दी, शेयर्स देने शुरू कर दिए ऐसे लोगों को जो उनका मार्केटिंग संभालेंगे। जी। और देखो आज कैसी बड़ी बड़ी अमेज़न कंपनियां बड़ी बनी, जी जिनको एक जी एक 2-2% शेयर दिया था वो लोग बिलियनर बन गए, 2-2% शेयर में बिलियनर बन गए। आज तो आपका फेसबुक की वैल्यूएशन $100 बिलियन है। तो हम ये नहीं करते, हमारे जो टेक्निकल पर्सन है वो सोचते हैं कि मैं चला लूंगा, मार्केटिंग भी नहीं होता ऐसा कभी भी। नहीं होता है जी और आप नौकरी में भी रखने की एक लिमिट है, क्योंकि आपको सैलरी कितनी दोगे, आप तो अभी जी स्टार्टअप हो, बहुत ज्यादा सैलरी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस जी तरह के लोग भी नहीं, तो इक्विटी दे दो ना, जी आप उनको शेयर्स दे दो, और जी उनको बोलो इतनी सैलरी जो कम होगी लेकिन शेयर्स इतने और इक्विटी इतनी, और वो मार्केटिंग संभाले, अकेले कुछ नहीं होता।
आप नारायण मूर्ति का एग्जांपल लीजिए, नारायण मूर्ति की भी ये स्टोरी है, वो टेक्निकल थे लेकिन नंदन नीलकंठी, गोपाल जैसे लोगों को उन्होंने मार्केटिंग में इक्विटी दे दी। आज नंदन नीलकंठी की वेल्थ देखो कितनी है, जी लेकिन वो नारायण मूर्ति में इतना मार्केटिंग का वो नहीं था, इन द सेंस नहीं था। जी इंक्लिनेशन। तो टीम से काम होता है आज के तारीख में, आज के तारीख में अकेले नहीं होता। तो जी, आज की जो टेक्निकली जो स्टार्टअप्स है उनको ये मॉडल अपनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक और मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा। सर जो दो पुस्तकें हैं, जब पूरा जगत कैद में था और शब्दों की जिम्मेदारी, सर हाँ, इन दोनों पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने या विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने का विचार है कि नहीं आपका? एक्चुअली ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा फॉलोइंग विदेश में है। जी ठीक है, एक तो सबसे पहले मैंने ये एक लिंक यहाँ लगा दी है जो लोग जी हैं उनके लिए, कि जी ये मेरी जो पहली लिंक है वो अ, इस पुस्तक के लिए है, अपने शब्दों की जिम्मेदारी के सब लिए। जिम्मेदारी। जी और दूसरी लिंक जो है वो लॉकडाउन की पुस्तक के लिए, जब पूरा जगत कैद में था। ठीक है। अच्छा, तो विदेश में मेरे बहुत सारे पहचान के लोग हैं, वो मेरे को बोलते हैं कि अरे तुम हिंदी में लिखते हो, लिंक्डइन में, फेसबुक में, मेरा सोशल मीडिया में बहुत बड़ा इम्प्रिंट है। तो वो लोग भी देखते रहते हैं क्योंकि वो तो बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो बोले ये तो बोले हमको ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन करते हैं, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो मैंने जी ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। वो उसका पूरा जो भावार्थ है, जी जी कि जो आत्मा है वो खत्म हो जाती खत्म हो जाती है। जी है। हाँ, तो वो इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि जी एक भाषा की जो पकड़ है, और जी उस भाषा में जो लोग उसको उसको आप ट्रांसलेशन करो, कितना भी बेहतर ट्रांसलेशन, जी कितना भी बेहतर, क्योंकि उसमें क्या है कि आपकी मात्राओं का इम्पैक्ट है। वो जी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको छू जाती है हृदय में। जी वो चीज ट्रांसलेशन में नहीं आ पाती। जी तो ये मैंने देखा, तो फिर मैंने उसको उस एक्सरसाइज को छोड़ दिया। लेकिन आजकल क्या होता है देखो विवेक, कि जैसे फेसबुक है, तो मैंने फेसबुक में मैं जैसे लिखता हूँ, तो जितने लोग ने एक बार भी उसको ट्रांसलेट किया, क्योंकि नीचे ट्रांसलेट का लिंक आता है हिंदी में, तो ट्रांसलेट किया, उनको नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में ही ट्रांसलेट होके दिखता है। जी जी हाँ, तो सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन होता है, बट फिर भी उसकी वो जी। स्पिरिट नहीं रहती। और अभी सर वैसे भी जी, और सर वैसे भी दुनिया में मौलिकता का महत्व होता है। हमारे जो भगवान कृष्ण थे, भगवान बुद्ध हाँ थे, चीन हाँ के कन्फ्यूशियस थे, अरस्तु थे, इन्होंने सबने अपनी अपनी भाषाओं में बोला है, लेकिन आज ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं इनके विचार। हाँ, बिल्कुल। तो सर बहुत ही अच्छा रहा आज हम लोग हमारा कार्यक्रम। और सर आपने अपने व्यस्त समय से हम लोग के लिए यह समय निकाला, यह सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपके विचारों द्वारा हमारे जो युवा वर्ग हैं, मुझे लगता है कि युवा वर्ग को विशेष लाभ प्रदान होगा, मिलेगा, क्योंकि हमारा युवा वर्ग अभी एक नया रास्ता, अभी नया विकल्प देख रहा है, भविष्य के सपने को लेकर आशंकित है, सशंकित है। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नहीं नहीं विवेक, बहुत अच्छा, आपने बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल पूछे। पहली बार मेरे ख्याल से मैंने इस तरह का कोई कार्यक्रम में अटेंड किया और जवाब दिए, पहली बार ही हुआ है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हमने इसको रिकॉर्डिंग भी किया है, कि मुझे उम्मीद है 2-3 लाख लोग इसको देखेंगे, क्योंकि हम इसको काफ़ी सर्कुलेट करेंगे। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद विवेक, समय निकालने के लिए, एंड सब पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू वेरी मच। जी ओके, गुड नाइट एवरीबॉडी, जी नाइस सर। डिनर, टेक रेस्ट एंड वेयर मास्क, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंस रखिए। बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है हमारे देश में। सब लोग, जी हर एक को विवेक, हर एक को यही है कि मुझे नहीं होगा कोरोना, बस जी सबको यही है कि मुझे नहीं होगा। सबको हो रहा होगा, मुझे नहीं होगा। जी और उसको हो जाता है तो फिर वो बोलते हो गया। तो हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जी जी हम लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तो जी इसको बहुत। सर हाँ ध्यान देना आवश्यक है। हाँ, अभी तो हमारे सबके पहचान के लोगों में आने लग गए हैं। पहले और अभी में फर्क ये है कि पहले सुनते थे कि किसी को हो गया, मतलब जी जिनको हम नहीं जानते थे। अभी तो जी जिनको जानते हैं उनको होने लगा है, और वो कई लोग दुनिया भी छोड़ के चले गए, जिनको हम हमारी पर्सनल लाइफ में अच्छे से जानते हैं। इतना जी मतलब नजदीक आ गया हम लोगों के।
तो बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए। जी जितने लोगों से सर। पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, जी और जब तक वैक्सीन ना आए या इसका कोई इलाज ना आए, और बाहर भी जाए तो एकदम ही बहुत ही केयरफुली रहना चाहिए। हाँ जी। जी जी जी, सावधानी आवश्यक है सर। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल absolutely। सर यदि समय है तो मैं एक प्रश्न और ले लूं। हाँ हाँ जरूर, बोलो ना। सर ये मनीषा वली जी का एक और प्रश्न आया है। हाँ हाँ तो एक कह रही है कि इट्स माय ओपिनियन दैट हाँ जी, एवरी लैंग्वेज हैज ए वेल्थ ऑफ विजडम इन इट्स बिल्कुल लिटरेचर, so we बिल्कुल। should try to learn at least 3 languages as Jagat ji says. I might add local language too if हाँ it's बिल्कुल, different. जरूर जरूर, एब्सोल्युटली। वही मैंने बोला ना, एक एक राष्ट्रीय भाषा जैसे हिंदी हो गया, एक लोकल लैंग्वेज जी जैसे आंध्रा लोकल में तेलुगु हो गया, तमिलनाडु में तमिल हो गया, गुजरात जी में गुजराती हो गया, महाराष्ट्र में जी मराठी हो गया, जी, और एक फॉरेन लैंग्वेज। एक फॉरेन लैंग्वेज अंग्रेजी हाँ को हम फॉरेन लैंग्वेज पढ़े लेते हैं हाँ जी सर आपका हाँ, विचार। जी तो बिल्कुल एकदम होना ही चाहिए। तो क्योंकि क्या, अब जी जैसे मैं खुद गुजराती हूँ, लेकिन मैं घर में, मतलब मैं तो हिंदी काफी बोलता हूँ। देखिए, अब मैं जी अंग्रेजी भी बोलता हूँ क्योंकि मैं तो पूरा इंटरनेशनली काम करता हूँ, लेकिन घर में हम गुजराती ही बोलते हैं। जी जी तो तीनों तीनों लैंग्वेज का है हमारे, जी और तीनों का अलग मजा है, और तीनों का अलग इम्पैक्ट है। मेरी रोजी रोटी अंग्रेजी से निकलती है, जी ठीक है। मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो है वो हिंदी से आती है, जी, और गुजराती जो है वो हमारी फैमिली को एक रखती एक है। रखती है जी तो हर एक जी लैंग्वेज का मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत समय लिया हमने आपका। नहीं नहीं, बहुत मजा आया। बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, चलो, थैंक यू एवरीबॉडी समय निकालने के लिए।